ओके तो मैंने नेटफ्लिक्स वाला वन पीस सीजन 2 देखा, जो कि ये सीजन इनटू द ग्रैंड लाइन वाली कहानी के साथ आगे बढ़ता है। जहां अब जो कि मैंने एनीमे तो देखा नहीं है, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट का बहुत आइडिया नहीं है। भाई ने एनिमे नहीं देखा तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा उनको सिर्फ मेरे सिवा। तो आज हम भाई की वीडियो ही रिएक्ट करेंगे। पर वो फील हो जाते हैं कि वो कुछ बिल्डअप्स एंड विजुअल्स मूवमेंट्स को लेकर कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, एंड फैंस को बहुत ही ध्यान में रखकर उन्हें केटर करने की कोशिश की जा रही है। वो बिल्डअप समझ में आ जा रहा है कि आप किसके लिए कर रहे हो। तो मैं पहले ही बता दूं कि लाइव एक्शन ने एनिमे को अडेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने एनिमे को री इमेजिन किया है। बाकी सीजन में जंप करने से पहले बिना किसी स्पॉइलर की स्टोरी के बारे में जान ले तो मंकी डी लूफी की स्ट्रॉ हैट पायरेट गैंग शुरू में ही ग्रैंड लाइन में एंटर कर जाती है, जिसके विजुअल्स कमाल के थे शुरू में। यहां फिर उन्हें काफी सारे नए डेंजरस कैरेक्टर्स से मुलाकात होती है, जैसे कि स्मोकर, टागिशी, वीवी, एग्राम, क्रोकोडाइल, निको रॉबिन, टोनी टोनी चॉपर, कुरेया और डाल्टन। जिसके बाद उन्हें रास्ते में एक जायंट व्हेल लगून भी मिलता है, जिसकी स्टोरी काफी इमोशनल है, मुझे पसंद आया था। फिर उसके बाद विस्की पीक में एक सरप्राइज अटैक में झेलना पड़ता है, और उसके बाद एक प्री हिस्टोरिक जंगल जिसका नाम लिटिल गार्डन है, वहां पे भी एक बहुत ही बड़ा जायंट खतरा मिलता है। फिर उसके बाद नामी की तबीयत बिगड़ने के बाद क्रू डम किंगडम में जाता है, जहां चॉपर की सीजन बेस्ट बैक स्टोरी में देखने को मिलती है, जिसके आखिर में पूरी क्रू एक बड़े मिशन के लिए अलाबास्ता के सफर पर निकल पड़ती है। और इस सफर में काफी सारे राज, बिट्रेयल और अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको वन पीस सीजन 2 इनटू द ग्रैंड लाइन देखना ही चाहिए। हाँ भाई, वो काफी सारे कैरेक्टर से मिलते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल से नहीं मिलते, क्योंकि वो क्रोकोडाइल से अल्बास्ता में मिलते हैं। क्रोकोडाइल के सिर्फ हमें रिवील किया जाता है। लाइव एक्शन में काफी सारे सीन्स और काफी सारे मूवमेंट्स को काफी जल्दी दिखाया गया है, और एनिमे में वो सारे मूवमेंट्स काफी देर बाद आते हैं, यानी कि काफी एपिसोड्स बाद। जैसे गार्प और रॉजर का सीन, जिसमें वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं और रॉजर अपने बेटे के बारे में बताता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वो लूफी है, लेकिन वो एस है। और साबो का रिवील वो भी एनिमे में काफी एपिसोड बाद आता है। नाउ अपने मेन ओपिनियंस के बारे में शुरू करें तो वन पीस इनटू द ग्रैंड लाइन सीजन 2 मुझे ठीक ही लगा। बहुत कुछ खास नहीं कर पाए इसमें। इवन सीजन 2 के कंपैरिजन में सीजन 1 काफी बड़ा और एपिक फील होता है। वो जो एपिकनेस वाली फीलिंग थी ना, वो सीजन 2 में काफी कम फील हुई। कुछ कमियां थी सीजन 2 में, सीजन 1 में भी कमियां थी, लेकिन दोनों सीजन कमाल और एपिक थे। इनके पास स्ट्रेंजर्स थिंग वाला बजट भी नहीं था, फिर भी इन्होंने कमाल के और एपिक मूवमेंट्स दिखाए। जहाँ जो वंस अगेन मैंने बता देता हूँ डिस्क्लेमर के लिए कि मैंने एनीमे तो देखा नहीं हुआ है, एंड आई नो काफी कुछ कवर करना था इन्हें, एंड फिर काफी सारे आर्क्स दिखाने के चक्कर में यह महसूस हो जाता है कि काफी फास्ट जंप कर रहे हैं आइलैंड टू आइलैंड और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे। No PJ, they are not moving too fast, they just reimagine the whole world. And they also skipped so many character in season 1 and season 2. हाची from आर्लोंग पार्क, आप वो उसॉप के गॉगल देखते हो, वो अपने बाप के राइवल को हरा के वो जीतता है। बिकॉज ऑफ लिमिटेड बजट दे हैव टू रीइमेजिन एवरी आर्क, बिकॉज ऑफ दैट इट्स लुक लाइक दे आर मूविंग टू फास्ट। पर इन्होंने हर एक आर्क को काफी बेहतरीन तरीके से रीइमेजिन करा है, जिसमें फॉर श्योर जिनकी मैं तारीफ करता हूँ, सीजन में काफी सारे ग्रेट वन लाइनर्स हैं। जैसे कि जब उसॉप को जायंट मोटिवेट कर रहा होता है लड़ने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, या फिर डॉक्टर का आखिरी बार खुद को बुला देने वाला पूरा मोनोलॉग, वो मोमेंट कैरेक्टर्स के इमोशनल कोर के साथ काफी ठोस तरीके से बिल्ड किए गए हैं। पर जहां उन्हें वो डिजर्विंग डेप्थ मिलनी चाहिए, मैं सारे कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो उसे काफी जंप करते हुए कवर करते हैं। हाँ, लाइव एक्शन में ये दिक्कत है, और सिर्फ लाइव एक्शन की दिक्कत है, एनिमे की नहीं। तो वो ड्रम आइलैंड में वो डॉक्टर का वो सीन है ना, वो फट के नहीं मरता एनिमे में। वो वहाँ पे इतना सेल्फलेस था कि वो वापुल का भी इलाज करना चाहता था, बल्कि वापुल उसको मारना चाहता था, और वापुल को ही सैनिक उसको मार देते हैं। जैसे कि शो की एक बहुत ही बड़ी कमी है कि वो कई सारी चीजें दिखाते भी नहीं है, आई मीन एड्रेस नहीं करते कि कैसे लूफी ने वैक्स जायंट को आजाद कराया, क्योंकि वो तो वैक्स स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। लूफी को भी उसको तोड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। एंड उसके बाद जहां बाद में बैड गाइस की डेथ भी ऑफ स्क्रीन हो जाती है, एंड एक बार अगर उन्होंने फ्रेम छोड़ दिया तो एंड में उनका कोई भी मेंशन नहीं होता, उन्हें बस बता दिया जाता है कि हाँ उनका रेस्ट हो चुका। आई एग्री विद यू, ये पिन्नक तो है इस शो के साथ। कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऑफ स्क्रीन है, और जो स्क्रीन में है वो बहुत ज्यादा वाइड एंगल में शूट की गई है। आई होप नेक्स्ट टाइम दे विल इम्प्रूव का है। एंड फिर कितने कैरेक्टर्स को तो बिना एक्सप्लेन करे ही उन्होंने गायब कर दिया, जैसे कि मिस गोल्डन वीक, मिस्टर 3, वापोल, बार्टोलोमियो, उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया गया है। मिस गोल्डन वीक अपने ही केमिकल पेंट में फंस जाती है, और वापुल तो मेन विलन भी नहीं था, तो साइड विलन था। तो एनिमे में वो बच जाता है, लेकिन उसका रोल काफी एपिसोड बाद दिखाया जाता है। और बार्टोलोमियो को पहली बार ड्रेसरोसा में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका आर्क टेक प्लेस करता है। फिर वहां से बार्टोलोमियो की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है कि हाँ, ये बंदा भी लॉकडाउन में था, और इसका
इंटरेक्शन लूफी के साथ नहीं हुआ था, बल्कि लाइव एक्शन में इसका इंटरेक्शन लूफी के साथ हुआ था। बट इसने लूफी को देखा था जब बगी लूफी को मारने की कोशिश करता है गोल्डी रॉजर की तरह, लेकिन उसका वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है। तो वहां से अपने बार्टोलोमियो लोंडे को इंस्पिरेशन मिलती है और वो अपने पायरेट जर्नी पे निकल जाता है। तो कैरेक्टर्स की कहानी अधूरी नहीं छोड़ी, उन कहानियों को हमारे लिए बाद के लिए बचाया गया है। और कुछ कैरेक्टर्स तो इन्होंने बहुत जल्दी रिवील कर दिए, जैसे साबो और बार्टोलोमियो। और बजट के चलते कुछ कैरेक्टर तो इन्होंने दिखाए नहीं, जैसे बीवी का द कारो, वो पूरा टाइम स्ट्रॉ हैट्स पायरेट के साथ होता है और वो लिटिल गार्डन की फाइट में उसॉप की मदद करता है, लेकिन अब वो उसको अल्बस्ता में दिखाएंगे। ऐसे ही मिस्टर 3 और मिस वैलेंटाइन को भी। और रही बात वॉपुल की, उसकी कहानी भी हमें देखने को मिलेगी आगे के सीजन्स में। इवन भले ही अगर उनका मेंशन फ्यूचर में हमें देखने को मिले, इवन मिस वैलेंटाइन जैसे कैरेक्टर को भी लाइक ऑफ स्क्रीन ही निकाल दिया कि मुझे ध्यान में भी नहीं था कि विवियन नामी ने इसे हराया किस तरीके से। आपने एक पॉइंट पुल आउट किया था कि विवियन नामी ने मिस वैलेंटाइन को कैसे हराया, वो हमें देखने को नहीं मिलते या फिर कम देखने को मिलता है, क्योंकि पूरा फोकस लूफी और जोरो की फाइट्स में था। बिकॉज दे आर नॉट फैन फेवरेट कैरेक्टर्स, दे ऑल्सो प्रोड्यूसर फेवरेट कैरेक्टर्स। जैसे वन पीस के एनिमेटर भी जोरो को प्रेफर करते हैं, वो लोग जोरो की फाइट 3-4 एपिसोड्स की बना देते हैं, बाकी कैरेक्टर्स की फाइट को छोटा रख देते हैं। अब अगर मैं एक चीज को लेकर थकने लगा हूं, वो है इसके विजुअल्स को लेकर, जिसमें इनकंसिस्टेंसी जरूर से है। समझ में आ जाता है कि कहाँ इन्होंने सेट खड़ा किया है, कहाँ पे इन्होंने वीएफएक्स की पूरी दुनिया बनाई हुई है, जो कि बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं है, पर उससे भी ऊपर उठ के देखे तो Now I'm getting tired of those tacky visuals. दूसरा पॉइंट था विजुअल्स का। इनके पास स्ट्रेंजर्स थिंग वाला बजट नहीं था, तो कहीं कहीं जगह पे विजुअल्स हमें साफ दिख जाते हैं कि खराब है, लेकिन इसके विजुअल्स आदिपुरुष से तो अच्छे ही है। मतलब कि वो कॉस्ट्यूम डिजाइन कुछ बहुत ही हाईली ओवर सैचुरेटेड वाइब्रेंट कलर्स रखते हैं। इवन जिस तरीके के बाल होते हैं, जंगलों में भयंकर लड़ाई के दौरान भी कपड़े मैले नहीं होते। तो रही बात इनकी कॉस्ट्यूम्स की, तो कॉस्प्ले लगती है, पॉर्न पैरोडी नहीं। अगर कलर सैचुरेशन को थोड़ा ठीक कर दिया जाए और लेदर की जगह डिफरेंट क्लोथ ट्राई किए जाए, इट विल लुक गुड। लेकिन जब हम कम बजट में एनिमे से लाइव एक्शन की ओर जाते हैं तो कॉस्ट्यूम हमें वियर्ड फील होती है। शायद बजट बढ़ने पर विजुअल्स और कॉस्ट्यूम इनके अच्छे हो जाए। एंड इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है शो की तरफ से कि लाइक एवरीथिंग इज जस्ट टू स्टेज्ड, टू परफेक्ट और टू टैकी। इवन उनके क्लोथ्स और कॉस्ट्यूम डिजाइन्स भी काफी 2000ish एंड चिपके चिपके से फील होते हैं, लेदर वाले पॉर्न पैरोडी टाइप फील हो जाते हैं। देखो पॉर्न पैरोडी तो नहीं है पीजे, लेकिन ये सस्ता कॉस्प्ले जरूर लगता है। एंड आई एग्री विद यू कि कॉस्ट्यूम थोड़ी अच्छी हो सकती थी अगर वो लेदर की जगह दूसरे फैब्रिक ट्राई करे, लेकिन शायद दूसरे फैब्रिक के लिए उन्हें बजट चाहिए, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। एंड काफी चीपली बने हुए नजर आते हैं। आई मीन आई एम नॉट इनटू दैट एस्थेटिक। मुझे समझ में आ जाता है पर्सनली, आपका कुछ और टेक हो सकता है, जिसमें वो सब कुछ पॉलिश एंड परफेक्ट दिखाने की कोशिश की जाती है ना, उसकी वजह से काफी सारी चीजें फेक नजर आती हैं। जिसमें वो एनिमे वाली सेक्सीनेस भी ऐड करने की कोशिश की गई है, वो निको रॉबिन के लेदर वाले मोमेंट्स में फील हो ही जाता है, पर अब मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग नाउ, जिसमें कैरेक्टर की कोर आइडेंटिटी से ज्यादा अब गिमिकी ये ज्यादा फील होने लगते हैं कि क्रिएटर को कुछ अलग करने के लिए उन्होंने रैंडम बुलशिट ही कुछ भी दे दिया। कि जब एक मोमेंट आता है शो में कि हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक बड़े से टेबल पे सारे कंट्रीज के किंगडम के उत्तराधिकारी आकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एंड उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन देख के लगता है कि एक कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। आई मीन हाँ, कुछ भी रैंडम बुलशिट कर दिया आपने, एंड मैं समझ पाता हूँ कि वो आपने मैक्सिमलिस्ट एंड वाइल्ड स्टाइल बोल के बेचा होगा, पर लाइव एक्शन में वो सही से एस्थेटिक पुट प्लेस होते हुए नहीं फील होता। वो हिस्ट्री नजर नहीं आती उनके कैरेक्टराइजेशन से, कि बस एक वो स्टाइल प्रेफरेंस नजर आता है कि नहीं इस तरीके से पसंद है, बट ये नहीं फील होता कि वो किस जहां से आते हैं, क्या वो उनके लिए मीन करता है, क्या वो आइडेंटिटी उनके साथ जोड़ के रखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो उनके लिए एक स्टाइल प्रेफरेंस है, एंड कहाँ से वो आते हैं, क्यों उन्हें उस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कोई लेना देना उसका नहीं है। आप वो मीटिंग की बात करते हैं जहां पर बहुत सारे राजा इकट्ठा हुए थे। अब कहते हैं कि वो राइटर की गिमिकनेस थी, उनको ऐसे कपड़े दे दिए गए और उसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। इस सीन में राइटर और प्रोड्यूसर की कोई गिमिकनेस नहीं थी, वो लोग एनिमे में भी वैसे ही दिखते हैं। हाँ, लेकिन वो लेदर फैब्रिक और वाइब्रेंट
कलर की वजह से उनके कपड़े आंखों में चुभते हैं, लेकिन जिन कैरेक्टर्स को इचिरो ओडा ने वियर्ड ड्रॉ करा है तो वो वियर्ड ही दिखेंगे लाइव एक्शन में भी, चाहे वो उनके क्लोथ्स हो या उनका फेस। एनएमए में थ्रिलर बार्क आर्क और गैको मोरिया और वोल केक आइलैंड, लेकिन वन पीस एक ऐसा एनिमे है जहां पर आप लोगों को उनके कैरेक्टर डिजाइन पे जज नहीं करते बल्कि कैरेक्टर स्टोरी पे जज करते हैं। थ्रिलर बार्क ब्रुक की स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट था और वोल केक आइलैंड में हम सांजी का पास्ट देखते हैं जिसे हमें लाइव एक्शन में टीज किया जाता है, जब वो नामी को बताता है कि मैं अपनी माँ के लिए खाना बनाता हूँ, लेकिन एनिमे में वो ये बात नहीं बताता। तो जो चीज मांगा में वियर्ड है तो लाइव एक्शन में भी वियर्ड दिखेगी। अगर आपके लिए स्टोरी से ज्यादा कैरेक्टर एस्थेटिक इंपॉर्टेंट है तो आप वन पीस नहीं देख सकते। एंड इवन इतने टाइम के बाद एंड सब कुछ देखने के बाद मुझे एंडिंग में मैं सी फील हुई। काफ़ी सस्ते में निपटा दिया इन्होंने। इवन सीज़न 1 की एंडिंग तो काफ़ी एपिक थी, जो कि सीज़न 2 के एंड में उन्होंने कोशिश करने की कोशिश भी नहीं की, जिसमें से इस सीज़न का मेन अगर क्रक्स में अगर आपको उठाने को बोलूँ तो यहाँ पे बस यह चीज़ फील कराने की कोशिश की कराई जाती है आपको कि नामी बस वीवी से एंड हमें रियलाइज़ कराने की ये कोशिश कर रही होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती लूफी की बात कैसी है, पर एक बार जब तुम्हें दिख जाएगा ना बंदे में वो बात है तो तुम्हें दिख जाएगा, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। आई मीन ये था शो का मेन एसेंस सीजन 2। पीजे भाई, अंत में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मैं आपसे सहमत तो नहीं हूँ पर मैं आपसे असहमति भी नहीं जताता। ये सीरीज परफेक्ट लाइव एक्शन है और ये बहुत अच्छे से अपने एनिमे को अडेप्ट करती है। ये सीरीज बाकी लाइव एक्शन की तरह नहीं है जो एनिमे का सत्यानाश मार देती है, जैसे ड्रैगन बॉल और डेथ नोट का लाइव एक्शन। पीजे भाई, आप मुझ पे सीसी मत मारिएगा, मैं आपको रोस्ट नहीं कर रहा, मैं बस अपनी राय दे रहा हूँ, रिएक्शन दे रहा हूँ। उम्मीद है आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स का सपोर्ट करेंगे और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक बार वन पीस एनिमे ट्राई कीजिए। इट्स प्योर सिनेमा, इट्स नॉट ओनली अबाउट पायरेट्स, इट्स अबाउट फ्रीडम। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, आप देखते रहिए एस ऑफ डिवाइन।